डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम ज्ञान बिंदु के सेट नंबर 19 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पूर्व कुल मिला के ज्ञान बिंदु के सेट नंबर 1 से लेके 18 तक उस सभी वीडियो को डिस्कस करके अपलोड कर दिया जा चुका है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। साथियों, बात करें ज्ञान बिंदु के कुल मिला के 80 सेट का यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा। तो अभी यह 19वां सेट डिस्कशन किया जाएगा, तो आप चैनल पर बने रहेंगे, वीडियो को कंप्लीट वॉच करेंगे, क्योंकि यह ज्ञान बिंदु का सेट अति महत्वपूर्ण सेट होता है दरोगा के परिप्रेक्ष्य से। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, भारत में जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल कब से लागू हुआ था? तो बात की जाए भारत में जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल की, तो यह 2003 में इसे लागू किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा लोकसभा की प्रथम बैठक से कितने दिन के अंदर अनुमोदित हो जाना चाहिए? तो इसे जो है 30 दिन पूर्व, ठीक है, यह जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा जो है वो लोकसभा की प्रथम बैठक से 30 दिन के अंदर उसे अनुमोदित हो जाना चाहिए। तीसरे नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि किस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी या स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? स्वतः कृषि मिट्टी का मतलब होता है स्वतः कृषि योग्य मिट्टी। तो दोस्तों, काली मिट्टी को जो है वो काला मिट्टी जो होता है उसे जो है स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। इसे अन्य नाम से जाना जाता है, जैसे मान लेते हैं एक रेगुड़ मिट्टी है, काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसे कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, कपास मिट्टी के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। चौथे नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि वेबेल योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसमें से कौन सा कथन जो वेबेल योजना के संबंध में दिया गया है वो आपको गलत है, उसे आपको फाइंड करना है। तो देखिए, पहला नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि 14 जून 1945 को वेबेल द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो यह आपका सही है। बी नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि इसमें 21 राजनीतिक नेताओं ने हिस्सा लिया था, तो ये भी आपका सही है। मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना ने भाग लिया था, तो यह जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ये भी सही है। और डी नंबर में क्या कह रहा है कि अंग्रेज की तरफ से गांधी जी ने भाग लिया था, जो कि आपका गलत है। और हमें क्या करना था, गलत आंसर को ही ढूंढना था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। पाँचवें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि महाधिवक्ता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है। अब देखिए, यहाँ पे अगर महाधिवक्ता की बात करें तो अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल जो होते हैं यानी कि गवर्नर, उनके द्वारा इन्हें अपॉइंट किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। ये आपका सही है, लेकिन हमें गलत कथन को ढूंढना है। देखिए, ऑप्शन बी में क्या कह रहा है कि देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। कौन होता है? महाधिवक्ता, जो कि आपका गलत है। सर्वोच्च विधि अधिकारी की अगर बात की जाए तो यह होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, जिसे महान्यायवादी कहा जाता है। जबकि प्रश्न में आप देख रहे हैं कि प्रश्न में महाधिवक्ता दिया हुआ है, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को महान्यायवादी कहा जाता है, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो यह आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी चूँकि गलत है, ठीक है। ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी में कह रहा है कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यत कार्य करता है, ठीक है। महाधिवक्ता जो है वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यत जो है वह अपना कार्यभार संभालता है, कार्य करता है, तो यह सही है। और डी में कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की अर्हता रखता है, तो यह भी आपका सही है। तो गलत आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि यह कह रहा था कि देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, यानी कि जिसे महान्यायवादी के नाम से जाना जाता है। छठे नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है? तो दोस्तों, यह जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति है उस आयोग की स्थापना 99 है ना, 99वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत किया गया था। सातवें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि संविधान सभा में राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उसमें जो है वो संविधान सभा में राज्य के लिए जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष क्या थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू है। बात जो है वो भी आपका सही है, जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 में की बात करें तो 8 में पूछा गया है, दोस्तों आपने इसका नाम शायद सुना होगा,
तवा वोहर झील है, ठीक है, वह किस राज्य में अवस्थित है? तो यह तवा वोहर झील जो है वह मध्य प्रदेश में स्थित है, एमपी, ठीक है, एमपी में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, गोमल निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो यह जो गोमल है क्या है? सहायक नदी है, जो कि सिंधु की सहायक नदी है। और सिंधु नदी के अगर आपसे यह प्रश्न पूछा गया कि यह निकलता कहाँ से है, यानी कि इसका उद्गम, ठीक है, उद्गम कहाँ से होता है? तो यह तिब्बत के मानसरोवर के निकट सीन कबाब नामक जलधारा जो है ना, वहाँ से यह इसका उद्गम होता है, वहाँ से यह निकलता है। प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया है कि जौ का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो जौ के मामले में सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य है वह है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो कर्नाटक है दोस्तों वह कॉफ़ी के उत्पादन में अग्रणी है, महाराष्ट्र सूती के उत्पादन में अग्रणी है, ठीक है, इस तरीके से ज्वार के उत्पादन में भी जो है यह अग्रणी है, ठीक है। दोस्तों आप बिहार दरोगा का नोटिफिकेशन एग्ज़ाम का आ चुका है, जो कि 17 दिसंबर जो है आपका तिथि जारी कर दिया गया है, तो काफ़ी कम समय है। आप टेस्ट सीरीज़ को कंप्लीट लगाएंगे, बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि आधा अधूरा देखना नहीं है, प्रश्न पूरे करने हैं, तो पूरा करेंगे तो बेहतर कंसेप्ट क्लियर रहेगा, आधा अधूरा करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, देश की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? पहली महिला मुख्य चुनाव के आयुक्त के बारे में पूछा जा रहा है, तो वह थी दोस्तों श्रीमती BS रमा देवी, ठीक है, श्रीमती BS रमा देवी जो थी वह देश की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। वर्तमान में अगर बात की जाए कि वर्तमान में जो है वह मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो वह राजीव कुमार है। राजीव कुमार जो है वह वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त है, और वह कै में है? तो 25, यानी कि 25 क्रम के जो है वो चुनाव आयुक्त है। 12वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि पेयजल में एंट अमीबा हिस्टोलिका का होना एक संकेत है, तो यह किसका संकेत है? तो ऐसा होता है, तो यह बैक्टीरियाई प्रादुर्भाव का संकेत होता है, यानी कि इसमें बैक्टीरिया का क्या है? पनपा हुआ है, बैक्टीरिया उसमें वो क्रियाशील है, ठीक है, बैक्टीरिया का उसमें अंश है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 13 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज़ बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे दोस्तों एडम के सेब के नाम से जाना जाता है। देखिए ये जो है वह लड़कियों में भी होता है, ठीक है, लेकिन पुरुषों में ज़्यादातर ये दिखाई देता है, या लगभग सभी पुरुषों में ये दिखाई देता है, यहाँ गले के पास रहता है, ठीक है, इस टाइप का, किसी में इस टाइप का भी, किसी का लंबा लंबा निकला रहता है, तो इस टाइप का रहता है, और किसी में इस टाइप का भी हल्का सा रहता है, तो वह जो है एडम के सेब के नाम से उसे जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा है? तो इसका संबंध जो है मद्रास के रैयतवाड़ी, उसका संबंध रहा है मुनरो का, ठीक है, मुनरो जो है वह क्या थे? 1820 से 1827 तक यहाँ के जो है ना वह गवर्नर के पद पर कार्यरत थे, 1820 से 27 तक। थॉमस मुनरो यहाँ के क्या थे? गवर्नर थे, गवर्नर जनरल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, जिसे जनवरी 2023 में सभी श्रेणियों में सर्विस सेंटर श्रेणी में प्रथम स्थान दिया गया है, तो वह है दोस्तों आपका पावर ग्रिड, ठीक है, पावर ग्रिड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान में खेली जाती है? तो यह जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विंबलडन, ठीक है, विंबलडन जो है वह घास के मैदान में खेली जाती है, और US ओपन, ठीक है, US ओपन और ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो है यह दोनों को एक साथ मैंने मर्ज कर लिया है, यह दोनों जो है वह आपके हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। कहाँ खेले जाते हैं? हार्ड कोर्ट पे, ठीक है, US ओपन और ऑस्ट्रेलियाई ओपन हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, और फ्रेंच ओपन की अगर बात करें तो यह मिट्टी पर खेला जाता है, ठीक है, फ्रेंच ओपन मिट्टी पे खेला जाता है। 17 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए आप सेंसस देखेंगे 2011 का, तो वहाँ से आपको स्पष्ट पता चल जाएगा। देखिए बात की जाए इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो इस ऑप्शन के अनुसार महाराष्ट्र जो है, अब क्या करना है आपको?
घटते हुए क्रम में लाना है, यानी कि जिसकी जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ से कम की तरफ। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार महाराष्ट्र हो जाएगा, जहाँ पे कुल मिला के 1,05,35,853 जनसंख्या के आसपास थी। तो यहाँ महाराष्ट्र पहले हो जाएगा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। फिर दूसरे स्थान पर जो है वह आपका उड़ीसा आ जाएगा, जो कि 95,90,756 है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 के बाद तीसरा। अब देखिए इस तरीके का ऑप्शन ए में नहीं है और डी में नहीं है। फिर उसके बाद जो नंबर आ जाएगा उसके बाद हो जाएगा राजस्थान का क्रम आएगा। ठीक है, जहाँ पे 13,48,123 के करीब है। तो आप सेंसस देख लेंगे, वहाँ से आपको और भी डाटा मिलेगा। ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही प्रश्न आ जाए, कोई और भी डाटा आपको वहाँ से सेंसस 2011 देख के ही जाएंगे एग्जामिनेशन में, जो कि पॉइंट ऑफ व्यू जो है एग्जामिनेशन बिहार दरोगा में 2011 के जनगणना से 1-2 प्रश्न आएंगे ही आएंगे और आती ही है। स्पेशली बीपीएससी तो पूछता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर आपका आंसर हो जाएगा 2, 3, 4 और 1, फिर झारखंड का आएगा। यहाँ पे ऑप्शन इस तरीके का दे रहा है 2, 3, 4, 1 का ऑप्शन नंबर बी जो आप किया, जो कि आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स किस मंत्रालय की एक पहल है। देखिए ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, यह आपको सुनने में थोड़ा थोड़ा सिमिलर लग रहा है। यह जो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स है उसे जो है शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वह जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वह वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, कितने कृषि उपजों के लिए एमएसपी की घोषणा की जाती है। तो कुल मिला के जो है वह 23 है ना, 23 कृषि उपज जो है उसके लिए एमएसपी है ना, उसे वह जारी की जाती है, उसकी घोषणा की जाती है। 20 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो यह जो बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान है जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में यह स्थित है। 21 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि वॉलीबॉल में सर्विस रोटेशन होती है, क्या होती है। तो यह होती है घड़ी की सुई घूमने की दिशा में। ठीक है, घड़ी की सुई घूमने की दिशा में वॉलीबॉल में क्या होता है, सर्विस रोटेशन होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 22 नंबर प्रश्न में कह रहा है सुमेलित कीजिए। एक तरफ राष्ट्रीय खेल है तो दूसरी ओर जो है वह किस देश से बिलोंग करता है, उसे आपको मैच करना है। ऑप्शन ए में क्या कह रहा है, फुटबॉल की अगर बात करें तो वह ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी की अगर बात करें तो वह पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है, और साथ ही साथ फुटबॉल और शतरंज जो है वह रूस का नेशनल गेम है, यानी कि राष्ट्रीय खेल है, और बैडमिंटन मलेशिया का राष्ट्रीय गेम है। इस प्रकार से सारे के सारे सीक्वेंस में ही थे, तो ऑप्शन ए नंबर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। यानी कि भारत की जो प्रथम औद्योगिक नीति थी उसकी घोषणा कब की गई थी, 6 अप्रैल 1948 को इसकी घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप क्या है। सबसे तरल माप जो है वह M1 है। ठीक है, M1 को जो है संकीर्ण मुद्रा भी कहा जाता है। ठीक है, संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है। इसमें पूरा का पूरा जो है वह तरल कैश रूप में जो है 100% जो है ना वह तरल रूप में जमा होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 25 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक पाई जाती है। तो वहाँ पे सबसे अधिक मीथेन पाया जाता है, जिसे CH4 रासायनिक सूत्र उसका होता है, उससे इसे डिकोड किया जाता है या डिनोट किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, सामान्यतः अधातुएं चमकीली नहीं होती है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु चमकीली है। तो यह जो आयोडीन जो है वह क्या है, अधातु है और क्या है, चमकीली है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत का पहला एलिफेंट विलेज कहाँ बनाया गया है। तो भारत का पहला एलिफेंट विलेज जो है वह आमेर राजस्थान में बनाया गया है। 28 नंबर प्रश्न की बात करें तो पूछा गया है कि दक्षिण अमेरिका के निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है। देखिए यह तो आप एक ऑप्शन से तो नहीं कर सकते, या सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन के साथ रिपीट नहीं होने वाला है। तो हम क्या करेंगे
कि जानेंगे कि भाई दक्षिण अमेरिका का ही नहीं, कुल मिला के जो है यह जो मकर रेखा है किन किन देशों से होकर गुजरती है, हम पूरा इसका लिस्ट ही जान लेते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के जो है यह 10 देशों से होकर गुजरती है। मकर रेखा जो है कुल मिला के 10 देशों से होकर गुजरती है। आप उसका नाम क्रम से सुनते जाइए। वह जो है ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, बोट्सवाना, नामीबिया, ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना और चिली। ठीक है, इन 10 देशों से होकर गुजरती है। आप इसे एक बार फिर से सुन सकते हैं। यह ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना और चिली से होकर यह मकर रेखा गुजरती है। अब देखिए यहाँ पे पराग्वे का नाम मैंने लिया, चिली का नाम लिया। ठीक है, किसका नाम नहीं लिया? बोलीविया या ब्राज़ील, किसका नाम नहीं लिया? तो यहाँ पे अगर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोलीविया। ब्राज़ील का नाम लिया गया है तो बोलीविया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा गया है कि इसमें से किस देश से, दक्षिण अमेरिका के किस देश से मकर रेखा नहीं गुजरती, तो बोलीविया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं, तो सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? उसमें प्रोटीन पाया जाता है। 30 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि किस द्वीप के द्वारा अगुलहास, ठीक है, यह अगुलहास जो है वह जलधारा 2 भागों में विभक्त होती है, तो यह जो है मेडागास्कर। ठीक है, यह मेडागास्कर एक द्वीप है, उसके माध्यम से अगुलहास जो है, अगुलहास जलधारा 2 भागों में विभक्त हो जाती है। 31 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है, तो यह जो किया जाता है कृमि से किया जाता है। ठीक है, कृमि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केचुआ इसमें भूमिका निभाता है, केचुआ। ठीक है, केचुआ जो है इसमें भूमिका निभाता है। 32 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किस एक का इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ पे जो है ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, वैसे तो कई सारे चीज़ का, गंधक, सल्फर, इन सभी चीज़ों का यूज़ किया जाता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार इसमें दिया हुआ है पोटेशियम नाइट्रेट, जो कि आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, जिसे KNO3 से डिनोट करते हैं, इसका रासायनिक सूत्र होता है। 33 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है? 33 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय थल सेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो अगले उप प्रमुख के रूप में भारतीय थल सेना के वो जो है MB सुचिंद्र कुमार, ठीक है, उन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया है। 34वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो यह जो 2023 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट थी उसमें भारत को 126वां स्थान प्रदान किया गया है, जिसमें फिनलैंड जो है हमेशा की तरह शीर्ष पर रहा है, फिनलैंड शीर्ष रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। 35 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि वर्ष 2023 के पहले 6 महीने के लिए किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 2023 के पहले 6 महीने के लिए, तो ऐसा जो है स्वीडन, ठीक है, स्वीडन ने पहले 6 महीने के लिए 2023 में यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता जो है वह संभाली है। 36 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि यदि तांबे के एक तार को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है तो उसमें प्रेरित धारा की दिशा इनमें से किसका उपयोग करके ज्ञात की जा सकती है। देखिए यह फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है, उसका यूज़ करके जो है इसे ज्ञात किया जा सकता है। प्रश्न को आप फिर से पढ़ लेंगे। 37 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि तीसरा इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम किस शहर में शुरू हुआ है, तो इसे न्यू दिल्ली यानी कि नई दिल्ली में इसे शुरू किया गया है, तीसरा इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम। 38 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि किस सूफी संत ने बंदा नवाज की उपाधि धारण की थी, तो यह जो है सैयद मोहम्मद गेसूदराज, उन्होंने क्या की थी, एक उपाधि धारण की थी जिसे बंदा नवाज उपाधि के नाम से जाना जाता था। इसने सैयद मोहम्मद गेसूदराज ने यह उपाधि धारण की थी, वह एक सूफी संत थे। 39 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि कलासा बंडूरी परियोजना को सरकार से मंजूरी मिल गई, यह कलासा बंडूरी परियोजना किस राज्य से संबंधित है, तो इसका संबंध कर्नाटक से है, यानी कि ऑप्शन डी आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नगर पर प्राप्त किया था। सिंध के क्षेत्र की अगर बात की जाए तो मोहम्मद बिन कासिम का अंतिम विजय जो है वह मुल्तान पर प्राप्त हुआ था। ठीक है, मुल्तान नगर पड़ता है, वहाँ पे उसने अंतिम विजय प्राप्त की थी। 41 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल लॉन्च की है। तो यह जो है मध्य प्रदेश के द्वारा, यह जो मध्य प्रदेश राज्य सरकार जो है उनके द्वारा क्या किया गया है, साइबर कांग्रेस पहल लॉन्च किया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की अगर सीएम की बात की जाए तो शिवराज चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री है और श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के गवर्नर है, यानी कि राज्यपाल है। 42 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली प्रकाश किरणों का नियंत्रण होता है, तो इसे आइरिस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेत्र लेंस पर जो पड़ने वाली प्रकाश होती है उसका कंट्रोल जो है, उसका नियंत्रण आइरिस के द्वारा किया जाता है। 43 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि भारत और मिस्र ने जनवरी 2023 में किस शहर में विशेष बलों को शामिल करते हुए पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात 1 आयोजित करने की घोषणा की है। तो यह जो है भारत और मिस्र ने जनवरी 2023 में उदयपुर में, ठीक है, विशेष बलों को शामिल करते हुए सैन्य अभ्यास चक्रवात 1 आयोजित करने का घोषणा किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। 44 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैगनी या लाल फ्लोवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो यह जो है एंथोसाइनिन के कारण होता है। एंथोसाइनिन क्या होता है कि यह फलों का समूह होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। फलों का अलग अलग रंग होता है ना, तो यह एंथोसाइनिस जो है उसका समूह होता है, फलों का समूह जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। 45 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि जनवरी 2023 में अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन यानी कि AIF ने किस राज्य में भारत के पहले स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर SILC का उद्घाटन किया है। इस SILC का ही पूर्ण रूप है इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर। ठीक है, तो इसका उद्घाटन किया गया है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। 46 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन होती है। तो यह होती है फीमर, जो कि जांघ की हड्डी होती है, और स्टेपी जो होती है वह कान की हड्डी होती है और सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 47। किस राज्य ने पक्षियों की अपनी लाल सूची बनाने की घोषणा की है। केरल राज्य सरकार के द्वारा या केरल राज्य के द्वारा जो है पक्षियों की लाल लिस्ट यानी कि लाल सूची बनाने की घोषणा की गई है, और ऐसा करने वाला वह पहला देश बना है, पहला राज्य बना है, सॉरी। ठीक है, पहला राज्य बना है जिसने पक्षियों की लाल सूची तैयार की है। 48 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज कहाँ खोला गया है। तो इसे गोवा में खोला गया है। वो 8 लेन क्या है, 8 लेन जुआरी ब्रिज है। ठीक है, और पहला गुजरात के भरूच में खोला गया था। ठीक है, और वह 4 लेन था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। मौर्य काल में किसे चक्र कहा जाता था। मौर्य काल में प्रांत जो था उसे चक्र के नाम से जाना जाता था, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न राजनीतिक पार्टियों में से कौन सी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। तो आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। नेशनल पीपुल्स पार्टी की अगर बात की जाए तो नेशनल पीपुल्स पार्टी जो है वो राष्ट्रीय पार्टी है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ अगर मार्क्सवादी लगा हुआ है तो यह भी क्या है, राष्ट्रीय पार्टी है। जबकि ठीक है ना, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन डी जो है प्रश्न में कह रहा है कि राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, तो यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, वह क्षेत्रीय पार्टी है। जबकि आपको क्या पूछा गया है कि राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, तो यानी कि क्षेत्रीय पार्टी है यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोष में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो सभी आप सभी जानते हैं यह 0 होती है। इसकी संख्या जो है हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोष में मुक्त जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है, यानी कि 0 होती है। 52 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक बायोगैस का घटक नहीं है। यहाँ जो ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO
वह क्या है, बायोगैस का घटक नहीं है, जबकि मीथेन बायोगैस में होता है, आप सभी जानते ही हैं। CH4 मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड होते हैं, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वह बायोगैस का घटक नहीं है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि जून 2022 में किस राज्य सरकार ने जल सहयोग पर इजराइल के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो इजराइल के साथ एग्रीमेंट किया गया हरियाणा राज्य सरकार के साथ जल सहयोग पर। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद की अगर बात की जाए, देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन सी मार के आएंगे। ऑक्सीजन होता है, जबकि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट दे रखा है, तो कार्बोहाइड्रेट किसका मिश्रण होता है, वहाँ पे ग्लूकोज भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, सबके सारे के सारे होते हैं। तो एक करेक्ट आंसर यहाँ पे सॉलिड आंसर बन के आएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अगर यह कार्बोहाइड्रेट नहीं रहता है तो आप यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55। दोस्तों साथ ही साथ आप इस चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे अगर पहली बार आए हैं, और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आप लाइक नहीं करते हैं, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है और बेहतर तरीके से कंटेंट को आपके सामने रखने का, तो बिल्कुल लाइक करें, लाइक में कंजूसी नहीं करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 55 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि 1 और 2 रुपये के जो सिक्के होते हैं वह बने होते हैं। तो यह बने होते हैं फेरिटिक स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर अगर प्रश्न की बात करें तो पूछा गया कि PDF का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों यह PDF होता है जिसे पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि फूल, फल तथा बीज धारण करने वाले फूले हुए पौधे कहलाते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे एंजियोस्पर्म कहा जाता है। एंजियोस्पर्म आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि डैश हवा में नमी के अवशोषण की प्रक्रिया है। ठीक है, तो यह जो है हवा में नमी के अवशोषण की प्रक्रिया को डेल क्वेंसेंस के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है। तो भारत को UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया है। और इसका पूर्ण रूप क्या होता है, आप सभी जानते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका पूर्ण रूप होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या जो है 60। उस 60 नंबर प्रश्न से पहले आपसे एक और बात कहना चाहते हैं कि ये UNDP जो है, यहाँ पे कुछ पॉइंट छूट गया। यह UNDP जो है 2023 में, इसमें क्या हुआ है, 2023 की अगर बात करें तो इसमें 132वां स्थान मिला है। ठीक है, 132वां स्थान मिला है, कुल मिला के 191 देशों की लिस्ट में किसको मिला है, भारत को मिला है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60। न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व डैश है और अंतिम ज्ञात तत्व क्या है। ठीक है, तो यहाँ जो न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है, उस नियम में पहला तत्व हाइड्रोजन है और अंतिम ज्ञात तत्व थोरियम है, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप याद रखेंगे अष्टक नियम है जो न्यूलैंड का, उसमें पहला ज्ञात तत्व हाइड्रोजन है और अंतिम थोरियम है। 61 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि बंदी जीवन पुस्तक वह किसके द्वारा लिखा गया है, उस पुस्तक के लेखक कौन है। तो यह बंदी जीवन पुस्तक है, वह सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा इसे लिखा गया है। 62 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, 62 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो इसका प्रतिबिंब डैश की दूरी पर बनेगा और डैश होगा। देखिए यहाँ पे आराम से हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये u है, 4 नहीं है, u है। तो ये क्या कह रहा है कि कितने, इसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। ठीक है, कितनी दूरी पर बनेगा,
तो यहाँ फॉर्मूला से ही इसे पुट करेंगे 1/v, यहाँ पे क्या हो रहा है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल। यहाँ v का मतलब होता है दर्पण से छवि की दूरी, और u का मतलब होता है दोस्तों, u का मतलब हो जाता है दर्पण से वस्तु की दूरी। अब बताइए यहाँ पे 1/10 रख लीजिए या 1/15 रख लीजिए, दोनों चलेगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम अगर आप लेते हैं, ठीक है, अगर इसका आप एलसीएम लेते हैं तो 30 आएगा। 10 से 30 3 बार में कटेगा और 15 से 30 2 बार में कटेगा। तो 5/30 को उल्टा कर देंगे, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 बार में होगा। क्योंकि यहाँ पे 6 सी में भी दे रखा है और बी में दे रखा है, तो यहाँ पे वास्तविक न बन के क्या बनेगा, आभासी बनेगा, आप जानते ही हैं। तो यह आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला बेस से आप इस प्रश्न को समझ पाए हैं, और नहीं तो डायरेक्टली अगर आंसर मानते तो पता नहीं आंसर आया कहाँ से, वो आपको समझ में नहीं आ पाता। तो चलिए बढ़ते हैं, मेरे इस मेहनत के लिए आप लोग लाइक ज़रूर करेंगे। 63 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि रजत मछली यानी कि सिल्वर फिश होती है। तो सिल्वर फिश क्या होती है, इंसेक्ट होती है, यानी कि कीट होती है। 64 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो इसे जो है G7, ठीक है, G7 के समूह के द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब को शुरू किया गया था। 65 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो पूछा गया है कि ब्यूटेनोइक अम्ल का सही संरचना सूत्र कौन सा है। अब देखिए ब्यूटेनोइक अम्ल की अगर बात की जाए तो इसका फॉर्मूला होता है, यानी कि रासायनिक सूत्र होता है C, ठीक है, यहाँ लिखते हैं C4H6O2। अब यहाँ पे C4 अगर आपको देखना है तो 1 2 3 4 है ना, C4H6 3 4 5 6 इस सीक्वेंस में नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। 1 2 3 4 5 ये भी गलत हो जाएगा। 1 2 3 4 तो यह आपका सही है C4। फिर H6 की अगर बात करें तो यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ से तो ऐसे ही ये कट जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका शिवशंकरी को उनकी 2019 की आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए 2022 का सरस्वती सम्मान मिला है। तो यह जो है शिवशंकरी जी, उन्हें यह 2022 का सरस्वती सम्मान 2019 की उनकी आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए दिया गया है। तो पूछा गया है कि भाई वो भाषा क्या था, तो वह भाषा तमिल भाषा था, ठीक है। 67 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि अर्धचालक शब्दावली में डोपिंग, आखिर अर्धचालक शब्दावली में डोपिंग कहाँ यूज होता है, उसका क्या मतलब होता है। तो उसे अशुद्धता प्रतिशत को बढ़ाने की एक प्रक्रिया है, ठीक है, अशुद्धता के प्रतिशत को बढ़ाने की एक प्रक्रिया है जिसे डोपिंग के नाम से जाना जाता है। 68 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी को कहाँ पर झंडी दिखाई, यानी कि कहाँ से इसकी शुरुआत की गई। तो यह वाराणसी से शुरुआत की गई और यह कहाँ तक जाएगा, डिब्रूगढ़ तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, डिब्रूगढ़ तक जाएगा, और कुल मिला के यह 50 दिनों की यह यात्रा होगी। 69 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि बीजों का अंकुरण जब वे फल के अंदर ही हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे विविपीरी, ठीक है, विविपीरी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि रेनिन का श्रवण करने वाला अंग कौन सा है। तो रेनिन का श्रवण करने वाला अंग स्टमक है, यानी कि अमाशय है। 71 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ है। तो संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2005 में प्राप्त हुआ। वैसे तो बहुत पूर्व काल से संस्कृत भाषा चली आ गई है, या यूँ कहें कि संस्कृत से ही भाषा का उद्गम हुआ, ऐसा आप कह सकते हैं। तो यह पूछा गया है कि इसके शास्त्रीय भाषा, ठीक है, शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2005 में प्रदान किया गया था, या 2005 में इसे शास्त्रीय दर्जा प्रदान हुआ। 72 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है। ठोस की जो शुद्धता है वह उसके गलनांक बिंदु के द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है।
73 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि रिंग ऑफ फेंस, ठीक है, रिंग ऑफ फेंस नीति का संबंध इनमें से किससे है? तो इसका संबंध वारेन हेस्टिंग्स से है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि हरिश्चंद्र पहाड़ी कहाँ पाया जाता है? तो यह हरिश्चंद्र पहाड़ी जो है वह महाराष्ट्र में पाया जाता है। 75 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि जीवाणुओं में श्वसन क्रिया का केंद्र यानी कि साइट होता है, वह कहाँ पे होता है? मीसोसोम में होता है। जीवाणुओं में श्वसन क्रिया का केंद्र जो है वह मीसोसोम में होता है। 76 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि अंटार्कटिका पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे? अंटार्कटिका की बात की जाए तो वहाँ पे पहुँचने वाले पहले भारतीय रामचरण थे, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? देखिए, क्रेटर का संबंध ज्वालामुखी से है। क्रेटर का संबंध की बात करें तो ज्वालामुखी से है, गेसर भी ज्वालामुखी से है, काल्डेरा का संबंध भी ज्वालामुखी से है, जबकि फ्योर्ड का जो है वह स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि किसके समय से मराठा नाचीज हो गया, यानी मराठा वो खत्म हो गया और पेशवा वास्तविक शासक हो गया? तो ऐसा जो है वह बालाजी बाजीराव के समय से यह शुरू हुआ था। 79 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक ओवन की कार्यप्रणाली के पीछे की परिघटना क्या है? तो इससे पीछे की परिघटना जूल का तापन प्रभाव होता है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। 80 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है 1930 में किसने इंडियन रिपब्लिक आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा जारी की थी? तो सूर्यसेन थे, ठीक है, मास्टर दा जाना जाता है, मास्टर दा के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। 1930 में इंडियन रिपब्लिक आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा उन्होंने ही जारी की थी। सूर्यसेन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 81, बहुत ही साधारण प्रश्न है। 12 संतरे 60 में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। तो हानि कब होता है? जब क्या होता है, विक्रय मूल्य कम होता है और क्रय मूल्य ज़्यादा हो जाता है। अगर आप ज़्यादा में बेचेंगे, खरीद मूल्य से अधिक मूल्य में बेचेंगे तभी तो प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे लॉस हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, क्रय मूल्य बढ़ रहा है, विक्रय मूल्य कम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 60 रुपया में कितना बेच रहा है? 12 पीस, तो एक पीस का कितना हो जाएगा? 5 रुपया। 5 रुपया क्या हो रहा है? सेलिंग प्राइस हो रहा है, और यहाँ पे लॉस लग रहा है। तो कितना का लग रहा है? 25% का। तो 100/75 कर देंगे। 75 इसलिए 100/100 - 25 तो 75 आता है, ठीक है। 25 तिया 75, 25 चौका 100, यानी कि 4 पचे 20/3, ठीक है। तो यह आपका क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा। अब यह सीपी जो होगा वह सीपी निकालने के लिए यही फार्मूला होता है। तो सीपी जब ये हो जाएगा तो उस पर अब हमको क्या करना है? 25% लाभ चाहिए, यानी कि नीचे में 25% घाटा हुआ तो 25% माइनस कर दिए 100 में से, तभी यह 75 हुआ है। और अब क्या करेंगे? 25% फ़ायदा करना है इसी सीपी पे ना। यहाँ पे ये 20 है, इस पर 25% करेंगे, यानी कि 125/100, ठीक है। 25 पच्चे 125, 25 चौका 100, 4 पच्चे 20, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 25/3। तो और प्रश्न में अगर देखेंगे 25/3, ठीक है, 25/3 अगर आप प्रश्न में देखेंगे तो क्या कह रहा है कि 25% लाभ के लिए, ठीक है, ₹100 में कितने संतरे बेचने होंगे? तो इसे उलट देंगे, 3/25 करेंगे तो 100 में कितना बेचना होगा? 25 चौका 100, यानी कि 4 तिया 12, कुल मिला के 100 रुपये में 12 संतरे बेचने होंगे 25% लाभ अर्जित करने के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 82 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि अम्ल और जल की 3 नमूनों में उनका अनुपात 2:1, 3:2, 5:3 तो है। उन तीनों नमूनों को बराबर मात्रा मिलाकर एक मिश्रण बनाया जाता है, तदनुसार उस मिश्रण में अम्ल, है ना, उस मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात क्या होगा? तो चलिए थोड़ा साइड करके इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे अम्ल है, ठीक है, A4 अम्ल कर देते हैं, A4 एसिड हो जाता है और W4 वाटर यानी कि जल हो जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं? सबसे पहले अम्ल को साइड करते हैं। तो इसमें जो अम्ल है 2:1 का, यानी कि 2/3, ठीक है। पहले हम एसिड को लिखते हैं 2/3, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3/5, ठीक है, 3 2 5 हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा?
5/8, ठीक है। यह 5 एसिड हो गया और कुल मिला के टोटल 8 है ना। तो यहाँ पे एसिड निकलेगा। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाता है, इसका एलसीएम हो जाता है 120, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। 5 तिया 15, 15 अठे 120। अब 3 से 120 को अगर काटेंगे तो यह 40 बार में कटेगा और ऊपर क्या है आपका, ऊपर क्या है आपका 2/3, यानी कि 3 से यह 40 बार में कटेगा तो यहाँ पे 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। और इससे अगर काटेंगे तो यह 24 बार में कटेगा, यानी कि 5 से 120 24 बार में कटेगा, एलसीएम लिया गया है, ठीक है। तो 24 दिया, यहाँ पे 72 हो जाएगा। फिर अगर बात करें, थोड़ा और स्लाइड कर देते हैं, फिर अगर बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस 8 से ये कितना बार में कटेगा, 15 अठे 120, यानी कि 15 पचे 75 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यह आ गया। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में ये क्या कह रहा है कि अब जल का हम रेशियो लेंगे, ठीक है। जल का अगर रेशियो की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, 1/3, ठीक है, 1/3 प्लस 2/5 प्लस 3/8, ऐसा हो जाएगा। इसका भी एलसीएम 120 ही होगा और इसको अगर कैंसिल करते हैं तो 3 से यह 40 बार में, यानी कि यहाँ पे 40 प्लस इससे 5 से 120 24 बार में, तो 24 दूना 48 हो गया, 48 हो गया। और फिर इससे यह कटेगा 15 बार में, तो 15 तिया 45 हो गया। अगर आप इसे यहाँ पर ऐड करते हैं तो 5 2 7, ठीक है, 5 2 7, 7 और 7 14, 14 6 20 2 22 होता है, यानी कि 227 हो रहा है। 227 कहाँ है, 227 ए में नहीं है और डी में नहीं है। अब इसको ऐड करते हैं, इसको अगर ऐड करते हैं तो 8 5 13, कैरी 1, यानी 4 1 5, 4 9 4 13, तो यह हो जाएगा 227 अनुपात 133, ठीक है। चूँकि नीचे से 120 आपका कैंसिल हो जाएगा दोनों में। आशा करते हैं समझ में आया होगा, इजी प्रश्न था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 220/227 अनुपात 133 इसका आंसर हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि एक साइकिल सवार पूरब की ओर, ठीक है, एक साइकिल सवार पूरब की ओर, तो यह साइड होता है नॉर्थ साउथ और वेस्ट ईस्ट होता है, ऐसा डायरेक्शन अगर इसको फॉलो करते हैं तो एक साइकिल सवार पूरब की ओर, यानी कि इधर की ओर 20 किलोमीटर जाता है और फिर उत्तर की ओर, तो उत्तर ऊपर है नॉर्थ की तरफ, तो 20 किलोमीटर फिर यहाँ चला जाता है और बाएं मुड़ के 20 किलोमीटर जाता है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि आरंभिक, है ना, तो मुड़ जाता है तो वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो यहाँ से स्टार्ट किया है, अभी यहाँ पे है, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, स्क्वायर बन रहा है, इधर भी 20 है इधर भी 20 है, तो यह 20 किलोमीटर की दूरी पर है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, 84 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में करता है, ठीक है, ए करता है 6 दिन में और बी जो है उस कार्य को 8 दिन में करता है, ठीक है। ए और बी ने मिलकर इस कार्य को ₹3200 में करने का ठेका लिया कि भाई 3200 में हम इस काम को कंप्लीट कर देंगे, और सी की सहायता से उसने कार्य 3 दिन में पूरा कर लिया। तो चलिए यहाँ पे इसका एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 3 24, ठीक है ना। तो यह 6 से 24 4 बार इफिशियंसी निकल गया और इसका 8 का इफिशियंसी किया गया हो गया 3 हो गया। अब क्या कर रहा है, 3 दिन में यह काम कंप्लीट करता है सी की सहायता से, जबकि सी का एफिशिएंसी नहीं पता है, ठीक है। तो देखिए 3 दिन में तो कंप्लीट करेगा तो यह दोनों भी तो 3 दिन काम करेगा, तो एक दिन में कितना कर लेगा, 4 3 7, तो 3 दिन में कितना करेगा, 7 गुने 3 यानी कि 21 काम कर लेगा, ठीक है। यह यहाँ पे टोटल 24 काम है, 24 में से 21 कर लिया तो कितना बच रहा है, 3 काम ही बच रहा है और सी 3 दिन में कर रहा है, यानी कि प्रत्येक दिन वह एक एक करेगा, एफिशिएंसी है उसका करने का, ठीक है। तो यह अभी आपको क्या कह रहा है कि 3200 में क्या कर रहा है, यह ठेका लिया है, ठीक है। तो अब क्या करेगा, 4 ये कर रहा है 3 ये कर रहा है, तो यह क्या कर पाएगा, इसका एफिशिएंसी कितना निकलेगा, 1। 3 दिन में एक एक करेगा तभी तो 3 होगा। तो यहाँ पे जो जितना एफिशिएंसी है, जो जितना काम करेगा उसी के हिसाब से उसका शेयर बनेगा। तो यहाँ सी का शेयर क्या बनेगा, 1 बटा कितना, 4 3 7 और 1
8, 1/8 कितना में 3200 में, तो 8 चौका 32, 400 हो जाएगा। तो यहाँ पे सी का हिस्सा क्या बन जाएगा, 400 बनेगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 85। 85 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या के साथ वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। देखिए यहाँ पे आपको पहली संख्या का, देखिए कुछ भी नहीं समझिए, 11 से 22 आया और यहाँ पे ऐसा क्या करेंगे, ठीक है, तो 11 दूनी 22 माइनस 1, तो यहाँ पे क्या करेंगे 16 दूनी 32 माइनस 1 31 होता है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 86। 86 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि यदि किसी निश्चित कूट भाषा में रैट को 40, ठीक है, यानी कि रैट आर का मतलब होता है 18, ए का मतलब 1, मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसका क्रम अगर काउंट करें तो 1, और टी का मतलब होता है 20, ठीक है ना, तो 8 और 1 9, 2 1 3, 39 हुआ, और उसमें 1 ऐड कर देंगे तो 40 होगा। फिर चैट की अगर बात करें तो इसका 3, एच का 8, ए का 1 और टी का 20, ठीक है। इस प्रकार देखेंगे तो 8 1 9 3 12, और यहाँ पे 2 1 3 होता है, तो 32 हो गया, उसमें भी एक ऐड कर दिए तो यह 33 होता है। तो अगर इस प्रकार अगर इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं तो देखते हैं कि आर का 18, ई का 5, टी का 20, टी यू का 21, ठीक है, आर का 18 और एन का 14 होता है। अब इसे काउंट करते हैं, 8 5 13, 1 14, 14 4 18, 18 2 20, 6 26 के 6 कैरी 2, 2 1 3, 4 2 6 2 8, कितना हुआ 86, है ना। तो एक ऐड करेंगे 88 होना चाहिए, ठीक है, इसका आंसर क्या होना चाहिए 88। अब एक बार चेक करते हैं कि कहीं मिस तो नहीं हो गया। आर का मतलब आर 18 हो गया, ठीक है, ई 5 हो गया, टी 20, एस टी के बाद यू यानी कि 21, फिर आर 18, फिर एन 14, ठीक है। अब देखिए 8 5 13, 13 1 14, 14 4 18, 18 2 20 6 26 कैरी 2, 2 1 3, 2 5, 2 7, 1 8, 1 9, यानी कि 96 हो रहा है, ठीक है। 96 में एक ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 97, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 87। 87 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक एक नए धर्म का स्थापना करना चाहता था। तो अलाउद्दीन खिलजी था वह दिल्ली सल्तनत का शासक, वह एक नए धर्म की स्थापना करना चाहता था। 88 नंबर प्रश्न की बात करें तो बेंसिस्टार्ट ने किस घटना को 1760 की क्रांति की संज्ञा दी थी। तो उसने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया था, ठीक है, उसने इस घटना को 1760 की क्रांति की संज्ञा दी थी, यानी कि मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाना, इसका तुलना उसी से किया था 1760 की क्रांति से। 89 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि वर्तमान में किस राज्य में पंचायती राज नहीं है, यानी पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन में मणिपुर दिख रहा है जहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। 90 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास का जानकारी किस ग्रंथ से मिलता है। तो यह हमें इसकी प्रारंभिक इतिहास की जानकारी जैन धर्म के बारे में कल्पसूत्र से ज्ञात होती है। 91 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा प्रथम कारखाना कब और कहाँ स्थापित किया गया था। तो 1633 ईस्वी में उड़ीसा में अंग्रेजों द्वारा प्रथम कारखाना पूर्वी भारत में स्थापित किया गया था, 1633 में उड़ीसा में। 92 नंबर प्रश्न की बात करें तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून यानी कि प्लेटो ऑफ जाट्स कहा जाता था। तो सूरजमल था जिन्हें क्या कहा जाता था, जाटों के अफलातून के नाम से जाना जाता था। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर का उत्खननकर्ता कौन थे, यानी कि इसके उत्खननकर्ता के नाम पूछा जा रहा है, तो वह थे SR राव, ठीक है। हड़प्पा कालीन स्थल है एक रंगपुर जिसके उत्खननकर्ता थे SR राव। 94 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि मानसून पूर्व की वर्षा को किस राज्य में नॉर्वेस्टर भी कहा जाता है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है उसमें हो जाएगा ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा में इसे मानसून पूर्व के वर्षा को, ठीक है, मानसून के पूर्व के, यहाँ पे क्वेश्चन में ट्विस्ट है, हो सकता है आप गलत करके आ जाए। तो मानसून के पूर्व की वर्षा को उड़ीसा में नॉर्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। 95 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि पंचायती राज को
त्रिस्तरीय होने का प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह आर्टिकल 243 में पंचायत के त्रिस्तरीय होने के प्रावधान का चर्चा किया गया है, उसका जिक्र किया गया है। 96 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि दास्तान-ए-अमीर हमजा का चित्रांकन किसने किया है? तो यह दास्तान-ए-अमीर हमजा का चित्रांकन अब्दुस समद के द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि किसका कथन है, जहाँ कोई विधि नहीं वहाँ कोई स्वाधीनता नहीं, इसलिए स्वतंत्रता के अस्तित्व के लिए विधि का अस्तित्व आवश्यक है, विधि ही स्वतंत्रता की रक्षा है। यह पूछा गया है कि यह किसका कथन है? तो ऐसा जो है जॉन लॉक के द्वारा कहा गया है, यह स्टेटमेंट जॉन लॉक का है। 98 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से नहीं लगता है? बांग्लादेश से नहीं लगने की बात करें तो मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम लगता है, जबकि मणिपुर जो है वह बांग्लादेश से नहीं लगता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 99 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र के मध्य प्रजनन विविधता का मापक किसके द्वारा होता है? तो इसे अल्फा विविधता के नाम से जानते हैं। ठीक है, स्थानीय स्तर जो होता है वहाँ पे किसी समुदाय या आवासीय क्षेत्र के मध्य जो प्रजनन की विविधता होती है, प्रजनन में विभिन्नता, अलग अलग रूप जो देखने को मिलता है, वह अल्फा विविधता के नाम से जाना जाता है। उसका मापन जो है अल्फा विविधता के द्वारा किया जाता है। और यह सेट जो है, इसका अंतिम प्रश्न है, किस वेद में पुत्री को दुहिता कहा गया है? यानी कि अगर बात की जाए कि दुहिता शब्द का इस्तेमाल किस वेद में किया गया है, तो यह ऋग्वेद में पुत्री को दुहिता कहा गया है। इस प्रकार दोस्तों यह सेट नंबर की अगर बात करें तो सेट नंबर 19 आपका कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में सेट नंबर 20 के साथ। तो आप चैनल को पर क्या करेंगे, बने रहेंगे और इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि यह कंटेंट जो है या वीडियो जो है महत्वपूर्ण सेशन सभी तक पहुंच पाए। तो आपका इस चैनल से बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से इस चैनल को क्या करेंगे, टेलीग्राम लिंक को सब्सक्राइब करेंगे और टेलीग्राम लिंक को आपको वहाँ से जुड़ना है, वहीं पे आपको PDF प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का इस क्लास से जुड़ने के लिए।